अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 के कुछ ऑर्गेनलीज बाकी थे। आज की इस वीडियो में हम अपने सेल ऑर्गेनलीज को डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गेनली हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल का आपने नाम सुना होगा कि सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन नहीं हुई होती है तब सेंट्रियोल मौजूद होते हैं सेल के अंदर। अब ये किस सेल के अंदर मौजूद है, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से मौजूद होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रियोल क्या है, तो सेंट्रियोल आर बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि बैरियल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये माइक्रोटिब्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, माइक्रोटिब्यूल्स क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस नहीं की है, हम इसे करेंगे क्योंकि साइटोस्केलेटन हमने नहीं पढ़ा। साइटोस्केलेटन हमारे पास सेल ऑर्गेनली है और इस साइटोस्केलेटन में हमारे पास के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें माइक्रोटिब्यूल्स होता है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोटिब्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है विच आर नॉन मेम्ब्रियस लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं जिससे बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉन मेम्ब्रियस होते हैं। ठीक है, यानी कोई मेम्ब्रेन लेयर उनके ऊपर नहीं होती, नॉन मेम्ब्रियस होते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास सेंट्रियोल है ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यानी कि आपके एक सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए, वो दो होते हैं, लेकिन दोनों किस तरह होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मौजूद होते हैं परपेंडिकुलर में। इस तरीके से क्यों मौजूद होते हैं, इस तरीके से इसलिए मौजूद होते हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। क्योंकि जो ज्यादातर हमारे पास ऑर्गेनलीज का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपने जो है वो शेप के, अपने लोकेशन की, अपनी पोजीशन के लिहाज से ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, तो जो इनका परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है वो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर मदद फराहम करता है सेल डिवीजन में। सही है, उसके बाद हमारे पास लिखा है कंपोजिशन। अगर हम देखें सेंट्रियोल कैसे मजीद कंपोज्ड हुआ है, तो लिखा है इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ रिंग। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो है वो बने हैं, लेकिन ये किस तरीके से कंपोज हुए हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से कैसे कंपोज हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि ये 9 के सेट में मौजूद होते हैं। अब 9 के सेट से क्या मुराद, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है वो माइक्रोट्यूब्यूल टोटल 9 सेट होते हैं। 9 सेट आपस में मिलके एक रिंग का जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे हमारे पास ये जो है ना वो इस तरीके से रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यहाँ पर टोटल क्या है, 9 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके का 9 जो है इनमें क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का। अब आगे लिखा है कि इस माइक्रोट्यूब्यूल में जो अरेंजमेंट है ये आगे 3 की होती है, यानी कि ये जो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब है, ये ट्रिपलेट मतलब 3 प्लेट। ठीक है, तो ये 9 सेट जो है, इस एक 9 सेट में अब ये जो एक सेट है 9 सेट है। अब जो एक सेट है हमारे पास, इस सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्रिपलेट मौजूद होते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। आपकी बुक में जो है ना मजीद डायसेक्शन करके इसका स्ट्रक्चर दिखा, इस तरीके का होता है। सही है, तो अगर हम इस तरीके से लें 1 2 3 देखें, ये हमारे पास 3 जो है ना, ये है हमारे पास एक सेट। सही है, ये हमारे पास सिंगल एक सेट है। अब इस तरीके के एक सेट कितने होंगे, 9 सेट होंगे। सही है, कितने हमारे पास चाहिए, ऐसे 9 सेट चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 होगा, फिर इस तरीके से 2 आ गया, फिर ये तीसरा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये चौथा, फिर ये 5वां, ये छठा, और इस तरीके से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक रिंग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इस तरीके से बन गया रिंग स्ट्रक्चर में। सही है, तो मजदीद जो है इसकी आप अगर अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए इसका डायग्राम का, तो आपको समझ आएगा कि हमारे पास एक सेट में 3 ट्रिपलेट यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, जिसे हम ट्रिपलेट्स कह रहे हैं। अब वो जब एक ट्रिपलेट मतलब 3 ट्रिपलेट का एक सेट है तो टोटल 9 सेट होंगे, 9 सेट आपस में मिलेंगे तो एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सही है,
तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में आप ये लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कितना सेट है, किस तरीके से है। उसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करें तो दे अपीयर्ड इन एनिमल सेल एंड फंजाई लाइक प्रोटोटस बाय सेल डिवीजन। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये कि हमारे पास सेंट्रियोल सेल में हर वक्त नहीं होते हैं। सेल में सेंट्रियोल सिर्फ उस वक्त होंगे जब तक सेल डिवीजन नहीं हुई होगी। जब सेल डिवीजन हो जाती है तो सेंट्रियोल नहीं होते, क्योंकि सेंट्रियोल का काम ही सेल डिवीजन करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये एनिमल सेल में अपीयर्ड होते हैं और फंजाई में होते हैं, लेकिन कब? सेल डिवीजन में। सही है, तो सेल डिवीजन जब तक नहीं हुई है तो सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद है। सही है। उसके बाद लिखा है पोजीशन, मतलब किस तरीके से मौजूद है, कहाँ पर है, तो नियर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के करीब है ऑफ द न्यूक्लियस। कौन सी आउटर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। सही है, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन के नहीं, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के जो है वो करीब मौजूद है। जैसे आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसके करीब सेंट्रियोल मौजूद होंगे। ठीक है, बिल्कुल करीब इस तरीके से सेंट्रियोल मौजूद होंगे, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। द प्लेस वेयर दे प्रेजेंट, अब वो जगह जहां पर ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल हमारे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बाकी ऑर्गेनेली है। अब उसी ऑर्गेनेलीज में जहां सेंट्रियोल होगा स्टूडेंट, उस जगह को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रो का मतलब होता है न्यूक्लियस और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास जो जगह है वो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रोसोम क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं हमारे पास कि वो प्लेस जहां पर हमारे पास कौन होता है? सेंट्रियोल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, सबसे अहम चीज सेंट्रियोल का फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं? डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं अपना, एंड बिकम टू पेयर, और दो पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ऐसे था परपेंडिकुलर, तो ये क्या करते हैं? अपना डुप्लीकेट बना देते हैं, बिल्कुल दूसरा पेयर बना लेते हैं, और ये मूव करते हैं अपोजिट साइड। सही है, अब यहाँ पर इसका फंक्शन आपने समझना है। ये हमारे पास सेल है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके करीब सेंट्रियोल है। अब इससे अपना जो डुप्लीकेट बनाया है वो डुप्लीकेट इसका कहाँ जाएगा? डुप्लीकेट इसका यहाँ अपोजिट साइड, ऊपर साइड चला जाएगा, आमने सामने। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑफ द सेल एंड थ्रेड लाइक फाइबर बिगिन। अब थ्रेड लाइक फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। अब इस सेंट्रियोल से ये आपकी जो है ना करीबी क्या है? न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा? ये सेंट्रियोल जब सेल डिवीजन करने लगेगा तो एक फाइबर की थ्रेड बना देगा। ठीक है, इस तरीके से यूं करके जालनुमा फाइबर की थ्रेड बना देगा। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, तो फाइबर की जब थ्रेड बनेगी तो फिर क्या होगा कि बिगिन टू इमिट फ्रॉम सेंट्रियोल इन सेल ऑल डायरेक्शन कॉल्ड एस्ट्रल रेज। अब जब ये जैसे बनाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा जो सेंट्रियोल है वो इमिट होना शुरू हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और आपकी बुक में एक और वर्ड लिखा हुआ है रेडिएट। ठीक है, तो इमिट का मतलब रेडिएट और डिस्चार्ज भी, ये तीनों सेम है। तो जब हमारे पास फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फाइबर क्यों बन रहे हैं? सेल को डिवाइड करने के लिए। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 में आपने क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स में माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस को पढ़ा होगा। तो मियोसिस या माइटोसिस जो है, इस प्रोसेस में हमारे पास मुख्तलिफ फेज होते हैं। उस फेज में जो है आपको सेंट्रियोल का वर्क समझ आ रहा होता है कि वो कैसे सेल डिवीजन कर रहा है। वो जो सेल डिवीजन सेंट्रियोल कर रहा है वो कैसे कर रहा है? जब वो स्पिंडल फाइबर्स को बनाएगा, दो पोल होंगे, अपोजिट पोल होंगे, दोनों उसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, और इस तरह हमारा सेल डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो वही काम यहाँ पे सेंट्रियोल का काम ही है सेल डिवीजन में मदद फराहम कर रहा है। किसकी मदद से? थ्रेड लाइक फाइबर की मदद से, स्पिंडल फाइबर की मदद से। सही है। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक और चीज कि जब ये फाइबर जो है हमारे पास थ्रेड लाइक फाइबर बन रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? हमारे सेंट्रियोल को सारे डायरेक्शन में इमिट कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एस्ट्रल रेस। एस्ट्रल रेस पूछा जा सकता है
कि एस्ट्रल रेज है क्या और एस्ट्रल रेज का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एस्ट्रल रेज हम क्या कह रहे हैं कि एस्ट्रल रेज कब हम कहलाएगा, जब सेंट्रियोल पूरे डायरेक्शन में जो है वो क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, जो रेडिएट हो जाएगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्पिंडल फाइबर। सही है। अब यहाँ पर जो एस्ट्रल रेज है इसका फंक्शन क्या है, तो एस्ट्रल रेज का फंक्शन आपकी बुक में नहीं लिखा, आप चाहे तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। लिखा है इट सेपरेट क्रोमोसोम्स। एस्ट्रल रेज क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देता है। ठीक है, टू सेल पोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि हमारे पास क्या होगा, जब एस्ट्रल रेज पूरे डायरेक्शन में, जब हमारे पास सेल के हर डायरेक्शन में जब सेंट्रियोल इमिट्स होगा, रेडिएट होगा, एस्ट्रल रेस कहलाएगा। वो रेस क्यों होती है, वो इमिट होना जो उसका अमल है वो क्यों होता है, ताकि सेल डिवाइड हो सके, सेपरेट हो सके, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। सही है, तो बेसिकली सेंट्रियोल का मेन फंक्शन ही सेल डिवीजन है। वो सेल डिवीजन किस तरीके से हो रही है, वो स्पिंडल फाइबर बना रहा है। स्पिंडल फाइबर कैसे बन रहा है, जब वो सेंट्रियोल का दूसरा पेयर, डुप्लीकेट पेयर बनाएगा, वो दूसरे पोल के जानिब जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, फिर इस तरीके से हमारा सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन जब हो जाती है तो फिर सेंट्रियोल आपको सेल के अंदर मौजूद नहीं मिलेगा। ठीक है, जब सेल डिवीजन नहीं होती है, जब मतलब अभी अमल होना बाकी है सेल डिवीजन का, यानी आपका माइटोसिस का अमल होना बाकी है, मियोसिस का अमल होना बाकी है, तो फिर हमारे सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होगा। सेंट्रियोल है क्या, एक बेरियल शेप ऑर्गेनली है। सही है, सेल ऑर्गेनली है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, न्यूक्लियस के करीब। सही है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने अच्छे से समझ लिया। कंपोजिशन याद रखना है आपने, स्ट्रक्चर याद रखना है, फंक्शन याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अलग अलग करके पूछ लिया जाए कि फंक्शन आप लिखें, डिफाइन द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, राइट द फंक्शन ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मे भी साथ पूछा जाए फंक्शन, डिफाइन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल, या आपसे डायग्राम पूछे। तो हर ऑर्गेनलीज को आपने अच्छे से समझना है। ये चैप्टर 3 जो है ये बॉटनी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनलीज है उससे मुख्तलिफ सवालात बन सकते हैं। अब एक और हमारे पास ऑर्गेनली है छोटी सी, वैक्यूल, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनली है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में मौजूद होती है। प्लांट के सेल में ज्यादातर जो हमारे पास वैक्यूल मौजूद होता है वो लार्ज मौजूद होता है, लेकिन मेच्योर सेल में। ठीक है, जो हमारे पास यंग सेल होते हैं उसमें स्मॉल मौजूद होता है, एनिमल सेल की तरह। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, क्यों स्मॉल होते हैं, अपने फंक्शन की वजह कर, यानी कि वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना। अब वो कोई भी चीज़ है, फूड पार्टिकल है, कोई चीज़ है जो स्टोर कर रहा है, तो वैक्यूल में हमारे पास प्लांट सेल को नीड होती है ज़्यादा स्टोर करने की, एनिमल्स को नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एनिमल सेल जो है वो डिपेंडेड है, वो अपना जो है वो हेटरोट्रॉफिक है, वो मजीद फूड अपना बनाता है, तो जब जब नीड होगी वो फूड लेगा और खा लेगा। प्लांट को प्रॉपर बनाना पड़ता है फूड और फिर उसको स्टोर करना पड़ता है, इसलिए उनका वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। सही है, लेकिन आपकी बुक में मजीद कुछ वैक्यूल के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वैक्यूल को समझें कि वैक्यूल किस तरीके का है, हमें ये तो समझ आ गया वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनली है जो कि फूड को स्टोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन वैक्यूल मजीद है किस तरीके का, तो आगे लिखा है स्टूडेंट कि वैक्यूल इज अ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड। अब यहाँ पर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड का क्या मतलब है, वो साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है उसका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, आपने डिस्कस किया होगा कि हमारे सेल के अंदर जो है वो फ्लूइड नुमा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो जो साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है ये वो उसका हिस्सा नहीं होता। वैक्यूल एक अलग है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ्लूइड मौजूद है, लेकिन वो जो है वो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट और अलग है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। तो वैक्यूल एक नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है। अच्छा, अब इसमें जो लिक्विड फिल्ड है वो वेजल्स में है जो कि साइटोप्लाज्म में, स्पेशली प्लांट सेल। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो प्लांट सेल को ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट सेल में हमें एक लार्ज वैक्यूल मिला है, तो हम ज़्यादातर यहाँ पे प्लांट सेल की चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल मौजूद है उसमें तकरीबन चीज़ें यही होती हैं, मगर थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग होती है।
तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का तो डिफरेंस आता ही है आपके पेपर में, लेकिन वैक्यूल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाएगी तो वहाँ पे हो सकता है वाजे आपको प्लांट सेल का लिख के बताया जाए। मतलब कि सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी करने के लिए ऐसा आ सकता है कि अगर आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो हो सकता है लिखा हो कि राइट सम फंक्शन ऑफ वैक्यूल, या फिर लिखा जाए कि वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। तो आपने वरीड नहीं होना है कि वैक्यूल या प्लांट का, एनिमल सेल का या हमारे पास प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसका फंक्शन अलग है। फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपकी बुक में बहुत सारी जगह पे जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है वो है प्लांट सेल। यानी कि ये वाजे किया गया है कि प्लांट सेल में जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल में इस तरीके का फंक्शन है। तो मे भी आपके पेपर में भी इसी तरीके का टॉपिक है, सही है कि अगर फंक्शन पूछा गया है तो फिर वो वहां पे लिखा जाए कि वैक्यूल इन प्लांट सेल। अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, सही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टॉपिक जो है ना वो अलग है या फिर हमसे अलग पूछा जा रहा है फंक्शन। फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बुक में आपको जितनी चीजें बताई गई हैं वो प्लांट सेल के वैक्यूल को ऑब्जर्व करके बताई गई है, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, आगे हमारे पास लिखा है इन यंग सेल ऑफ प्लांट। अब देखिए दोबारा प्लांट की बात आ गई कि जो प्लांट का हमारे पास जो यंग सेल है उसमें हमारे पास स्मॉल वैक्यूल मौजूद होते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और मेनी, ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। और हमारे पास जो एट मिच्योर ऑफ द सेल, अब जब हमारा सेल मिच्योर हो जाएगा, मिच्योर से मुराद जब हमारा सेल जो है सेल डिवीजन और बाकी फंक्शन करने के काबिल हो जाएगा, प्लांट सेल जब वो मजीद सेल डिवीजन के बाद ग्रो करेगा, मिच्योर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, मजीद सेल डिवीजन करने की सलाहियत आ जाएगी, तो उनके जितने ऑर्गेनेलीज हैं ज्यादातर उनका फंक्शन भी चेंज होने लग जाता है, सही है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। तो जो वैक्यूल है, जब वैक्यूल मेच्योर होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वैक्यूल जो है वो लार्ज हो जाएगा। वो लार्ज किस तरह होगा, जितने भी स्मॉल वैक्यूल थे वो एक यूनिट बनाएंगे, एक यूनिटी में, एक फॉर्म में लार्ज हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद थे, अब ये सब एक हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे और एक बड़ा आपको स्ट्रक्चर वैक्यूल का देखने को मिलेगा सेल में। लेकिन किसके सेल में, जो हमारे पास मिच्योर प्लांट सेल होगा उसमें, सही है। अच्छा, अब इसे हम क्या कहते हैं, इस लार्ज वैक्यूल को हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का मतलब सेंटर में मौजूद होता है। तो अपने फंक्शन के लिहाज से इनको नाम दिया गया है, अपनी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है, फंक्शन तो नहीं, अपनी पोजीशन, अपनी जगह के लिहाज से। अब हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल है हमारा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारे पास वैक्यूल है, सही है। तो वैक्यूल जब लार्ज हो गया तो इसने जो है वो न्यूक्लियस की ज्यादा जगह कर दी, न्यूक्लियस जो है वो साइड में चला गया और उसकी जगह ले ली और वो सेंटर में आ गया। इस वजह कर हम इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। अच्छा, पुरानी जो बुक थी उसमें मजीद वैक्यूल का जिक्र था, जैसे कि हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सही है। तो मुख्तलिफ मजीद वैक्यूल के नाम होते हैं, पर आपकी बुक में एक ही नाम दिया गया है, वो है सेंट्रल वैक्यूल का, ठीक है। तो सेंट्रल वैक्यूल कौन से, जब स्मॉल वैक्यूल मिलेंगे, लार्ज होंगे मिच्योर प्लांट सेल में, तो वो सेंट्रल वैक्यूल कहलाएंगे, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास कि प्लांट सेल जो है वो सराउंडेड होता है, प्लांट सेल में क्या, उसका वैक्यूल, क्योंकि हम वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन के लेयर से, सही है। अब वो मेम्ब्रेन की लेयर जो है वो हमारे पास कहलाती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनो का मतलब होता है टेंशन। अब ये टेंशन जो है वो एग्जाम वाली टेंशन नहीं है, यहाँ पर जो लफ्ज टेंशन इस्तेमाल किया गया है आपकी बुक में, टोनो, टोनो मीन्स टेंशन और टेंशन मतलब फोर्स। यानी कि जो हमारे सेल के ऊपर अंदर जो वैक्यूल है, इनसाइड दी सेल जो वैक्यूल है, उस वैक्यूल पे जो प्रेशर पड़ रहा है, किसका, मेम्ब्रेन का प्रेशर हो सकता है, ऑर्गेनेलीज का प्रेशर हो सकता है। तो जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर से, उस जो हम जिसे टेंशन कह रहे हैं, उस टेंशन से हमारे जो प्लांट का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, उस वैक्यूल का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, सही है। तो ये आगे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है। यही चीज इसके फंक्शन में आ जाएगी, सही है, कि वो जो हमारे पास उसकी रिजिडिटी है, जो वो रिजिड है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है बाय द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन। आगे लिखा है कि वो जो वैक्यूल है स्टूडेंट प्लांट सेल का,
ये फिल्ड होता है एक सेल सेप से जो कि वर्क करता है एज अ स्टोर हाउस जो फूड अपना स्टोर कर रहा है। तो फूड स्टोर कहाँ होगा? सेल सेप में होगा, वैक्यूल में। ये सेल सेप फिल्ड एक फ्लूइड फिल्ड है जिसे हम सेल सेप कह रहे हैं, उसी में हमारा फूड जो होगा वो स्टोर होगा। सही है। आगे अगर मेन चीज फंक्शन को डिस्कस करें तो फंक्शन मेंटेन करना है ट्रिगर प्रेशर को। ठीक है, अभी ट्रिगर प्रेशर क्या है? इट हेल्प टू कीप its shape by pressing the plasma membrane, also maintain a nice rigid structure of plant। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारे पास प्रेसिंग हो रही है, मतलब प्रेशर लग रहा है, किसके अगेंस्ट? द सेल वॉल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो उससे जो हमें हमारे स्ट्रक्चर को बचाएगा, हमारे जो उसका शेप को बचाएगा, वो यही प्रेशर बचाएगा, मतलब मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो मेंटेन जो है रिजिड स्ट्रक्चर, जो हमारे सेल वॉल का हमारे वैक्यूल का जो प्लांट में रिजिड स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करेगा। तो ये इसका फंक्शन था। वैक्यूल का काम वैसे तो स्टोर करना है फूड को, उनमें जो मुख्तलिफ सेल सेप मौजूद है वो स्टोर कर रहे हैं फूड को, लेकिन जो मेम्ब्रेन मौजूद है वो प्रेशर को, जो हमारे पास फोर्स है, टेंशन जो है, टोनोप्लास्ट, उन सब चीज़ों को जो है वो क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। सही है। तो वैक्यूल का काम ना सिर्फ फूड को स्टोर करना, बल्कि प्रेशर को या हमारे पास जो इसके स्ट्रक्चर को, जो रिजिडिटी है, इनको मेंटेन करना भी है। सही है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने दो ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमारे पास जो था स्टूडेंट, वो हमारे पास था सेंट्रियोल। दूसरा हमने डिस्कस किया वैक्यूल को। ठीक है, कुछ टॉपिक हमारे मजीद ऑर्गेनेलीज रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो इसे लाजमन लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि मजीद स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।